Hi friends, hi guys, how are you? Hello Dhruv Jain. हाँ जी, good afternoon. Am I audible? Is video clear? Video तो clear है, so I can see this. But am I audible? करंट MTP. I am going to solve current MTP. जो अभी की MTP है ना बेटा, वो वाली करने वाला हूँ. देखा मैंने. It's not difficult. Okay, fine. Okay, so guys, good afternoon. I hope you all are doing good. Your exams are quite near. तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीज़ें बराबर चल रही होगी. Now we shall start with MTP. तो MTP इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं. नाउ वी नीड टू टेस्ट अवर नॉलेज. इसके अलावा और भी आपके जो क्विजेस वगैरह जो होते हैं वो ऑन टाइम सब जो शेड्यूल है वो तो होते ही रहेंगे. सो दिस वॉज क्वाइट नेसेसरी. स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर आप MTP भी करवा दो. सो हियर आई एम विथ MTP. Yes, Virat Dhoni. Absolutely. That's the reason. You guessed it right. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. मुझे बस एक आधा क्वेश्चन इसके अंदर जो था, पूरी MTP देख ली मैंने. मॉक टेस्ट पेपर जो 100 MCQs थे, एक आधा क्वेश्चन मेरे को ठीक ठाक नहीं लगा. बाकी ऑल क्वेश्चंस वे नाइस. बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे. आराम से आप ये मॉक टेस्ट में 80 प्लस तो स्कोर कर सकते थे. ओके, लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से तो मॉड्यूल के ही थे. थैंक यू दीप दीप ठक्कर. Okay friends, so first question, the economic analysis accept the consumer expects the consumer to behave in the manner which is dash rational, irrational, emotional, indifferent. तो आप ही बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है. द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट्स द कंज्यूमर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज डैश. इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव rational. The answer is A. नेक्स्ट, अ फर्म एनकाउंटर्स शट डाउन पॉइंट. शट डाउन पॉइंट कब आता है दोस्त? शट डाउन पॉइंट के अंदर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये वर्ड ढूंढना है. जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना हो जाए, शट डाउन पॉइंट है. अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा, बंद कर दे, बट एट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, वो पॉइंट को बोला जाता है शट डाउन पॉइंट. द फर्म एनकाउंटर इज शट डाउन पॉइंट व्हेन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स प्राइस. नो. Average fixed cost? No. Average variable cost equals price at profit maximizing level. So C is the answer. Yes, very good. Which of the following statement does not apply to the market economy? Firm decides whom to hire and what to produce. Firms aim at maximizing profit. Household decide which firm to work for and what to buy in their income. Government policy are the primary force that guide the decision of the firm and household.
मार्केट इकोनॉमी यानी दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री मार्केट इकोनॉमी, दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सो पॉइंट नंबर डी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का पॉइंट है. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई. सो द आंसर इज डी. यस, जस्ट स्टार्टेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाथ में मोबाइल इसलिए रखा है, किसी को कोई डाउट क्वेरी कमेंट होगा तो मैं तुरंत देख लेता हूँ. कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्केर्सिटी. वी नो दैट कोई भी इकोनॉमी होने दो, सारी की सारी इकोनॉमी में स्केर्सिटी होती ही होती है. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपका ये. द प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, क्या वहां पे स्केर्सिटी होती थी? हाँ. मिथिकल इकोनॉमी, वहां भी, अरे भाई मिथिकल इकोनॉमी वहां भी स्केर्सिटी होगी होगी. एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग इट्स पीपल, फिर भी स्केर्सिटी होगी. इन शॉर्ट, ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर. ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहां पे स्केर्सिटी नहीं होती, सारी की सारी इकोनॉमी में स्केर्सिटी होगी. सो 4 का आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो. माइक्रो यानी सर इंडिविजुअल से रिलेटेड, मैक्रो यानी इकोनॉमी एट अ होल, इकोनॉमी एट अ लार्ज. प्राइजेस ऑफ द मैंगोज, सर एक ही प्रोडक्ट की बात करी जा रही, इट इज माइक्रो. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर ट्रक फॉर दिल्ली डिपार्टमेंट, माइक्रो, क्योंकि दिल्ली डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है. द क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर द मैंगो मार्केट, से मैंगो मार्केट की बात करी जा रही है, इंडिविजुअल मार्केट की बात करी जा रही है, इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं करी जा रही है. अगेन इट इज माइक्रो. द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, नेशनल. सो आंसर इज डी. थैंक यू विक्रम झा. नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था. मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1. इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव रहेगा. इफ इलास्टिसिटी, पहले ग्रेटर देन 1 लेते हैं, और जब इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डैश. आप बताएंगे, आप बताएंगे, ये तो मैंने बता दिया. फॉर्मूला है एम आर इज इक्वल्स टू ए आर ई माइनस 1 अपॉन ई. ठीक है, तो जब इलास्टिसिटी 1 रहेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना रहेगा, आप बताइए. वेरी गुड. ओके, सो यहां पर क्या है, इलास्टिसिटी क्या बोला गया है भैया, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो आंसर कम्स टू ए. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ गिफन गुड डिमांड कर्व विल बी, देखो गिफन गुड इज एन एक्सेप्शन, यू ऑल नो दिस. तो लॉजिक के बेसिस पर अगर अपन जाएं, ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करा तो भी बहुत सिंपल है सर, गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन. यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहता है, गिफन गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर रहेगा. तो चेक दिस आउट, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. गिफन गुड्स के केस में मैंने आपको बताया था, ऐसे इंफीरियर गुड्स है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो भी उनकी डिमांड बढ़ती है. ठीक है, सो यहाँ पर गिफन गुड्स और डिमांड के साथ ना इनकम के साथ रिलेशनशिप बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है. बट खैर इन्होंने जैसा बोला है हमने वैसा ड्रॉ करा. देख रहे हो अब तक एनटीपी के क्वेश्चन कितने सिंपल आ रहे हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, हाँ पॉजिटिव भी है नॉर्मेटिव भी है. बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक, यस. एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल, गलत है सर, माइक्रो भी इंपॉर्टेंट है मैक्रो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स, यस. सो 8 का आंसर इज सी.
हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। तो न्यूट्रलिटी के बारे में बोला है सर रॉबिन्स ने, ठीक है, तो चेक करो रॉबिन्स साहब ने, ठीक है। रॉबिन्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल और एसीपी को बोलते हैं कि ऐसी न्यूट्रलिटी नाइदर एक्सेप्टेबल है नॉर डिजायरेबल है। तो रॉबिन्स ने बोला न्यूट्रलिटी, और न्यूट्रलिटी को कंप्लीटली अपोज करने वाले मार्शल और पिगु थे। एडम बाबा का इससे कोई लेन देन नहीं था, ठीक है। तो अपना आंसर तो खैर ए है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा और ज्ञान दे दिया। गुड आफ्टरनून। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये क्वेश्चन तो 50 बार अपन कर चुके हैं क्विजेस के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, कमिंग मंथ के अंदर, यानी कि यही मंथ के अंदर जो लेटर हाफ चालू हो चुका है हमारा 16 के बाद से, देखो नेक्स्ट हाफ चालू हो चुका है इस मंथ का, तो आपकी 3 क्विज और होने वाली है 100 मार्क्स की, तगड़ी क्विजेस होने वाली है, जिसमें पास्ट पेपर्स ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों की मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, 90+ का एम करके चल रहे हैं हम। A capitalist economy uses dash as a principal means of allocating resources। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं प्राइसेस, जिसका प्राइस कम हम वो वाला रिसोर्स यूज करेंगे सबसे पहले। Scarcity definition of economics is given by, mark this question important, scarcity की definition देने वाले एल्फ्रेड मार्शल हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर scarcity की definition देने वाला बंदा सर एल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है। वी आर ऑन 11। बढ़े आगे, चलो। द डेफिनेशन, साइंस दैट डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी बुक है यार? ये किसी की बुक है, ये किसी की बुक है सर, 1776 की। हेलो हेलो श्रेयस। 11 का सी नहीं है, 11 का ए है, आप लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा। एडम बाबा की बुक है 1776 की, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने दिया है सर? वेल्थ ऑफ नेशन दिया है एडम स्मिथ ने। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है सर ये फीचर, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है सर, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, अरे ये तो सोशलिस्ट का फीचर है। सो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट, आंसर इज सी। हेलो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो एटलीस्ट उसके आगे उसका नंबर लगाओ, 13, 14, 15, तो मुझे समझ में आएगा। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, क्वेश्चन 14 को मार्क करेंगे, आप स्टार मार्क करेंगे। दिस इज समथिंग न्यू, नई तरीके से बताई गई चीजें। एलिमिनेशन थ्योरी लगी बेटा इसमें। आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या पूछ रहे हैं? इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। द कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश। तो पैसे के बारे में तो बात ही नहीं करी गई स्कैरसिटी में, रिसोर्स की बात करी गई, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। देयर विल ऑलवेज बी सर्टन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी भी कोई बात नहीं करी गई, बात सही है पर ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। रिसोर्सेस आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है, आपको सोच के आंसर देना है। नहीं, सी तो गलत है, सी तो गलत है, बी और सी गलत है। बताइए। ओके,
Okay, so today is, I guess, 18th ऑफ नवंबर है। तो कल मैं दिल्ली में हूँ। क्लास तो होगी आपकी ऑन टाइम ही होगी जो जो चल रही है कल, लेकिन मैं दिल्ली में हूँ, कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। सर 14 का आंसर, रिसोर्सेस आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन ऑप्टिमम वे। सर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, पर ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर आ रहा है। मेरे को तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, स्टेटमेंट तो दोनों सही, स्टेटमेंट चारों ही सही थे, लेकिन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड पहला वाला है, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन में अपीयर इन द एग्जामिनेशन, क्वाइट ट्रिकी, लेकिन इकलौता ही क्वेश्चन था जो ट्रिकी है। एक दो और हैं पर ये थोड़ा था कि यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो भैया ए करना था, डी करना था, डी भी कर सकते थे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट। दिल्ली में कल मैं आऊँगा, चांदनी चौक वगैरह भी आऊँगा। अरे मैं जा रहा हूँ मनाली, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो अभी आप लोगों को मेरी आवश्यकता नहीं है। आपकी एग्ज़ाम जैसी आएगी तो उससे पहले मेरे को आना है, थोड़ा फ्रेश होकर आराम से मस्त एकदम रीजेन्युएट होकर आना है मेरे को, इसलिए मैं जा रहा हूँ मनाली। तो मनाली से पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से। ओके, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्टिजियस गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेवलेंट गुड, ऑल ऑफ द अबव। 15th का आंसर आई नीड। यस, वेरी गुड, द आंसर इज डी। This is for 2 hours. This is not marathon. This is paper solving. We are solving mock test paper 2020. See, in economics, central economic problem मतलब क्या होता है सर? Central economic problem का मतलब क्या था? What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provision shall be made. तो ये जो central economic problem है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ये एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है। देखो, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। What to produce, ये सवाल आया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दो कमोडिटी है ए और बी, इसमें से सवाल आ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ए करें या बी करें। सर दोनों क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? बिकॉज आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, क्यों सोचना पड़ता है लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो अपन सारी चीजें बना सकते हैं, लेबर इंटेंसिव बनाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बनाते हैं। तो ये बोल रहा है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज से क्लोज रिलेटेड है? तो ये वाले क्वेश्चन से, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इस क्वेश्चन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। नाउ 15th का डी हो गया। 16 चिकन एंड फिश, सर ये अपनी चिकन है, चिकन है और फिश है सर, ये सब्सटीट्यूट है। इफ प्राइस ऑफ द चिकन इंक्रीज, सर चिकन का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड फॉर फिश, फिश की डिमांड पे क्या होगा? अगर ये सब्सटीट्यूट है तो फिश का डिमांड बढ़ जाएगा, और फिश का जो डिमांड कर्व था वो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। इंक्रीज और डिक्रीज, बट डिमांड कर्व फॉर द चिकन विल नॉट चेंज। अरे ये क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या इंक्रीज ही होगा? इंक्रीज एंड डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट टू राइट, तो बी इज द आंसर। नो चेंज, कैसे नो चेंज? तुम बोलोगे सर नो चेंज, हम तो सर जैन लोग हैं, हम जैन मारवाड़ी है, हमारे इसमें तो नो चेंज। डिक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर द शिफ्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट नहीं राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा, तो आंसर इज बी। बढ़िया गया। कोका कोला एंड पेप्सी आर सब्सटीट्यूट, वापस से सर कोक एंड पेप्सी, पेप्सी आर सब्सटीट्यूट। अ राइज इन प्राइस ऑफ कोक विल डैश द डिमांड ऑफ पेप्सी। अभी देखा अपन ने सब्सटीट्यूट गुड्स है, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। एंड द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, अगर मान लो राइज इन प्राइस ऑफ कोक विल इंक्रीज द डिमांड, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और क्वांटिटी ऑफ पेप्सी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या है? इंक्रीज कॉमा इंक्रीज, आंसर इज ए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ जाए तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा। द डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल,
क्या होगा सर? इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल ब्रॉड। अरे डिक्रीज इन डिमांड से इंक्रीज नंबर कैसे होगा? नहीं। डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ मोबाइल, देखते हैं। इंक्रीज द प्राइस ऑफ मोबाइल, डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस बढ़ेगा कैसे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल ब्रॉड। अब इसके बारे में सोचना है अपने को। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। जरा चेक करते हैं इसको। सर मोबाइल की ओरिजिनल डिमांड, ये मोबाइल का ओरिजिनल सप्लाई। अब इन्होंने क्या बोला है? डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल। हम ये कर्व को शिफ्ट करते हैं, डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा सर? अदर थिंग बीइंग इक्वल, यानी कि अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा तो प्राइस भी कम हो रहा है कंपेरेटिवली और डिमांड भी कम हो रही है कंपेरेटिवली। डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल ब्रॉड, तो आंसर डी परफेक्ट आ रहा है। देखा मैंने कैसे किया? सर उन्होंने बोला अदर थिंग्स कांस्टेंट है, सप्लाई को कांस्टेंट रखा, डिमांड डिक्रीज करी, सप्लाई डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम कहाँ बना सर? ये वाले पॉइंट पे बना, ये वाले पॉइंट पे कंपेरेटिवली पहले के कंपैरिजन में प्राइस भी कम हुआ, पहले के कंपैरिजन में क्वांटिटी भी कम हो गई। सो 18th का आंसर इज डी। Which of the following statement about inferior goods is false? Inferior goods are those that we will never buy. सर नेवर बाय क्यों आ रहा है? ये तो स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, हमें वही आइडेंटिफाई करना है जो गलत स्टेटमेंट है, तो सर ये स्टेटमेंट गलत है। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम पुअरर, ये बात तो सच है सर। जब अपनी इनकम कम होती है तभी अपन इंफीरियर गुड्स बाय करते हैं। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय व्हेन वी बिकम रिच, झूठ है सर। तो अपने क्वेश्चन से फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने थे, तो 1 and 3 फॉल्स स्टेटमेंट है, तो अवर आंसर विल बिकम ए। रिपीट करो 18। ऐसे लिखा करो बेटा, सर रिपीट करो क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा लगता है सुनने में, रिपीट करो 18, अजीब लगता है सुन के। कोक एंड पेप्सी आर सब्स्टिट्यूट। सर ये कोक का प्राइस बढ़ रहा है और इन्होंने हमें पेप्सी के बारे में पूछा है, जरा चेक कर लेते हैं। अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो तू ही सोच, कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट है तो तू क्या करेगा? अगर कोक का प्राइस बढ़ रहा है तो तू पेप्सी लेगा ना, तू पेप्सी कंज्यूम करेगा, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? हाँ सर डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इस बार पेप्सी की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि कोई अदर रीजन के कारण पेप्सी का प्राइस पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। अब पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड क्यों बढ़ी? क्या पेप्सी का प्राइस कम हुआ? नहीं, कोक का प्राइस बढ़ा। यानी कि यहां पर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का केस रहेगा, इन शॉर्ट इंक्रीज इन डिमांड का। तो इंक्रीज इन डिमांड आएगा तो हमने कर्व को यहां पे शिफ्ट किया। ना इफ यू चेक, तेरा प्राइस भी बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई। द राइज इन द प्राइस ऑफ द कोक, कोक का प्राइस बढ़ गया बेटा, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो पहले इतनी डिमांड आने वाली थी, अब इतनी डिमांड आएगी एंड द क्वांटिटी भी बढ़ गई। अच्छा 18 पूछ रहा है, ओके 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 ओके, आई एम सो सॉरी। 18 तो मैंने बताया था ना, अब भी तो रिपीट किया था पूरा डायग्राम के साथ, वही सेम चीज़ क्या रिपीट करूँगा? डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल, तो भैया ये ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल सप्लाई कर रहे हैं। डिक्रीज इन डिमांड यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्या होगा सर? पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा था Q1 P1, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है P2 Q2। क्या कंक्लूड करते हो सर? प्राइस भी डिक्रीज हो गया है और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल ब्रॉड। अरे कितना तो ईजी था, इससे पहले वाला क्रॉस इलास्टिसिटी का कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, तो बहुत ज़्यादा ईजी था। क्वेश्चन नंबर 20, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय। देखो दो अप्रोच थे अपने पास, दो अप्रोच थे, एक था कार्डिनल और एक था ऑर्डिनल। तो कार्डिनल में हम मेजर करते थे, मेजरेबिलिटी के बारे में था, और वहीं पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला था। हिक्स एंड एलन ने आपको दिया था ऑर्डिनल अप्रोच, तो भैया हिक्स तो आएंगे नहीं इसके अंदर। अब आपके पास एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स एंड पिगू बचते हैं, सोच समझ के आंसर देना। कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि दैट टॉकिंग अबाउट कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच देने वाला कौन था? यस यू आर राइट, कार्डिनल अप्रोच देने वाले थे एल्फ्रेड मार्शल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4।
यानी कि सर कितना चेंज हुआ परसेंटेज टर्म में, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.33। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, 10 - 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 50%, यानी 0.5। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब देखो यहां पर प्राइस डिक्रीज हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ, तो इनवर्स रिलेशनशिप है तो नेगेटिव साइन आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1.5। अब यहां पर इनसे माइनस साइन मिस हो गई है, माइनस साइन यहां पे लगा दो, तो A क्या है 1.5, B क्या है 2.5, C क्या है -1.5, D क्या है 0.5, तो योर आंसर विल बी C। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का है, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q इज इक्वल्स टू -100 + 10p, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन द प्राइस इज 15। एक काम करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका देखो कैसा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, 15 जो है ना वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, तो करते हैं हम सर। इसको सिचुएशन 1 बोलते हैं, सिचुएशन 1 बोलते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू -100 + 10 × 15, क्या आंसर आएगा दोस्त आपका, आपका आंसर आएगा 50। अब एक काम करिए, इसमें 20 पुट करके देखिए, अपने को 2 वैल्यू चाहिए रहती है, अपन 20 पुट करके देखते हैं। इज इक्वल्स टू -100 + 10 × 20, आपका आंसर आ जाएगा 100। अब भैया सॉल्व करो, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 50 - 100 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 100%। and change in your price is 15 - 20 divided by 15, कितना आएगा दोस्त इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 33%। यस, अब करो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, 100% डिवाइडेड बाय 33%, कैलसी में करेंगे आप आंसर, या फिर ऐसे करिए 100% को 1 लिख सकते हो, 33% को 0.33 कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 3। सो व्हाट्स द आंसर, आप लोगों ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर इज 3.5, उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 3.5 है। What would be correct action for the firm to take if it wished to raise its total revenue? जी, total revenue आप बताएंगे मुझे, 23 का आंसर सोच समझ के दीजिएगा। कैसे आएगा माइनस, ऊपर वाला भी माइनस है, चेक करो बेटा, ऊपर वाला भी माइनस है, नीचे वाला भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं ना। आज तो 1 होने वाली है, आगे कितनी होने वाली है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आगे भी होगी आपकी एमटीपी। बताइए 3.5, सबसे पहले तो बताओ ये जो 3.5 है ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। सर इट इज इलास्टिक, तो इनइलास्टिक वाले क्वेश्चन, इनइलास्टिक कहीं भी लिखा होगा तो कट कर दो। Rise the price because the demand for the product is inelastic, cut. Rise the price because demand is elastic. We need information in order to answer the question, नहीं। अब आप आंसर देंगे ए और सी में से। दोस्त 3.5 का मतलब क्या है, अगर तू तेरा प्राइस 1% कम करेगा तो तेरी डिमांड 3.5% बढ़ेगा। अगर तू प्राइस 1% बढ़ाएगा, सिर्फ 1% बढ़ाने की कोशिश कर, तो 1 रुपया बढ़ाएगा तो तेरी डिमांड 3.5% गिर जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो प्राइस अगर आप बढ़ाओगे तो इतना फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आने वाला है। आप 1% प्राइस बढ़ाने, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए 1% प्राइस बढ़ाने की कोशिश करो तो 3.5% डिमांड गिर जाती है। तो आप एक काम करो, आप प्राइस सिर्फ 1% गिराओ, आपकी डिमांड 3.5% बढ़ जाएगी। सो यू नीड टू लोअर द प्राइस।
क्या बोलते बेटा, लोअर द प्राइस बिकॉज द डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक. You can take, you can take. There are other way to solve that question as well. Okay. In case of straight line demand curve meeting two axes, the elasticity of demand, ये वाले कर्व की बात करें, the elasticity of demand at y axis, बेटा y axis यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो आपको बताना है यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी रहेगी. फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट कितना है, इतना. अपर सेगमेंट कितना है, 0. तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल मेक योर आंसर इनफाइनाइट. ठीक है. Infinity. Okay. Calculate income elasticity for the household when the income of the consumer, income 10% बढ़ रही है और डिमांड 20% बढ़ रहा है. तो भैया फॉर्मूला बहुत सिंपल है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. द आंसर इज 2. तो 25 का आंसर इज सी. इसका आंसर बी, इसका आंसर सी. Let's move ahead. A firm producing 7 unit of output has a average total cost of 150. तो भैया एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यानी क्वांटिटी. तो आपका एवरेज कितना आ रहा है, 150. टोटल कॉस्ट मालूम नहीं और क्वांटिटी है 7. सो कैन आई से माय टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1050. यस सर. Now total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost. ये है 1050. इसके अंदर से it has to pay 350 as fixed factor of production. मतलब total variable cost पता नहीं plus total fixed cost तो सर 350 है. तो can I say total variable cost is equals to 700. ठीक है. तो अब अपने को इन्होंने क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो पता है अपने को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने, तो इसको डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दो 7 यूनिट. तो आंसर कितना आएगा, 100. तो 26 का आंसर इज डी. वेरी गुड. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 20% फॉल इन टिकट फेयर, तो 20% फेयर यानी प्राइस आपका गिर रहा है 20%. डिमांड फॉर वॉचिंग मूवी इंक्रीजेस बाय 10%, डिमांड इंक्रीज हो रहा है 10%. तो फॉर्मूला क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 20 और माइनस साइन मत भूलिएगा, क्यों, इनवर्स रिलेशनशिप है. तो आंसर कितना आ रहा है, -0.5. तो आंसर क्या है इसका, 27 का. ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. If as a result of 20% fall in the fare, आंसर ही नहीं है इसमें. ग्रेटर देन 0 कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अपना इनवर्स रिलेशनशिप है. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 20% फॉल इन टिकट फेयर, टिकट फेयर गिर रहा है एंड द डिमांड फॉर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल इंक्रीजेस बाय 10%. एक गिर रहा है एक बढ़ रहा है, साइन तो नेगेटिव आना चाहिए. सो इनवर्स रिलेशनशिप है. नाउ इफ वी इग्नोर, अपने पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, वे 0 तो आंसर नहीं है, 1 आंसर नहीं है, ग्रेटर देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, पर अपन अटक गए. हमारा तो आंसर -0.5 आ रहा है. अब बताओ क्या करोगे.
हाँ जी बताइए। अरे क्यों नहीं होता है सर, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में माइनस का साइन भी होता है। अरे है ना सर, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है इलास्टिसिटी। सर इलास्टिसिटी क्यों नहीं आएगा, वो कितना चेंज आ रहा है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी तो बताएगा ना, डायरेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया ऐसे केस में जब आपके पास चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो आपको थोड़ी देर के लिए साइन को भूलना पड़ेगा। अब जाके आंसर चेक करो, ज़ीरो नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो, यस 0.5 इज ग्रेटर देन ज़ीरो बट लेस देन 1। ठीक है, जैसे कि हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ नेगेटिव साइंस दे रखे हैं वहाँ नेगेटिव साइंस के हिसाब से जाएंगे, जहाँ नेगेटिव साइंस नहीं है वहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। अभी मेरे से किसने पूछा ये, सर कैन बी इग्नोर माइनस साइन, हाँ तो वही करना है। मुझसे ऋषिता ने पूछा कि सर इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में माइनस का भी साइन होता है। अभी यहाँ पर देखो ना, प्लस माइनस साइन से ही तो खेल रहे थे अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, प्लस माइनस साइन तो होते ही है ना मैडम। ओके, सो इन दिस केस हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इफ द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, तो भैया तीन गुड्स हैं ए बी सी, जिसके अंदर से प्राइस ऑफ गुड ए बढ़ गया है और इनका प्राइस उतना ही है। लेट्स से ये है ब्रिटानिया का टाइगर बिस्किट, ठीक है, और ये है पार्ले, और कौन सा होता है पार्ले और शक्ति बिस्किट, ऐसा कोई बिस्किट नहीं होता पर एग्जाम्पल ले लिया। सब 5-5 रुपए के मिलते थे, अब इसका प्राइस 6 रुपये हो गया। इन लोगों ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया, इसका प्राइस बढ़ गया। इफ द प्राइस ऑफ द गुड ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट देन द डिमांड फॉर, अब बताओ किसकी डिमांड बढ़ेगी सर, इनकी डिमांड बढ़ेगी। द डिमांड फॉर बी एंड सी विल इंक्रीज। 28C। use the following data to answer the question 29, 30 and 31। total revenue from third, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आइए सबका टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। 40, 60, 60, 40। अब क्या पूछा, टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट इज 60, आंसर इज सी। देखो रविराज शर्मा, होगा तो होगा, 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो ही सकते हैं, 2-3 के, पर अपने को तो 100 मार्क्स का पेपर है, लाने को तो सिर्फ 40 ही बोले उन्होंने, तो 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो ठीक है ना, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अपन उसका। ठीक है, नेक्स्ट द एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू 60 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और आपको पता होना चाहिए था एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोला जाता है, तो डायरेक्टली 30 भी उठा सकते थे, तो 30 का आंसर इज डी। द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट, अब आप मुझे मार्जिनल रेवेन्यू बताओ फोर्थ यूनिट का। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट। 40 माइनस 60 क्या आना चाहिए आंसर, -20। चेकआउट -20 फॉर क्वेश्चन नंबर 31। सो यू डोंट हैव -20, क्या करोगे आप बता, सर अटक गए अपन, जब 31 का आंसर -20 आ रहा है, तो हमारे पास तो माइनस है ही नहीं, माइनस है ही नहीं, क्या करोगे, यही ऑप्शन है, एक को तो टिक करना ही है। नन ऑफ द अबव तो नन ऑफ द अबव सिलेक्ट कर लेते। जी यस, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ any option which we can choose, we will go for A। समझ में आया कि यहाँ पर आंसर क्लियर कट माइनस दिख रहा है पर फिर भी मुझे इग्नोर करना पड़ा। सिमिलर रीजन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी माइनस ही आंसर आ रहा था पर मुझे इग्नोर करना पड़ा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट की एमटीपी है, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे कर सकती है चीज़ें। अब अपन क्या करते हैं, जब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वी गो एवरीवेयर बाय लॉजिक, बट यार यहाँ पर भी तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। सपोज द ओनर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, इजी भी है। सपोज द ओनर इज अर्निंग रेवेन्यू ऑफ 1 लाख एंड द कॉस्ट इज 60,000, तो क्या मैं कह सकता हूं उसको प्रॉफिट हुआ है 40,000 का। द ओनर कुड हैव वर्क इन अनदर कंपनी फॉर 30,000, वो 30,000 में कहीं और काम कर सकता था, यानी कि वो अभी कमा रहा है 40,000 लेकिन वो 30,000 कहीं और कमा सकता था। तो क्या कह सकते हैं हम, the firm is earning economic profit of 10,000, the firm is earning accounting profit of 40,000, the firm is earning economic profit of 40,000, both A and B। Now you have to answer question number 32।
32. 32 you are saying A. क्या बोलते? क्लियर कट दिख कर आ रहा है कि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000 कमा रहा है, दिख कर आ रहा है ना यार, तो ये तो सही है। वो 40,000 कमा रहा है, 30,000 रुपए वो कहीं और कमा सकता था। इन शॉर्ट उसने 10,000 रुपए इकोनॉमिक प्रॉफिट भी अर्न किया। तो अब आंसर दो आप। 40,000 तो दिख ही रहा था, बी तो करेक्ट ही था, लेकिन ए भी करेक्ट है। आप 40,000 कमा रहे हो, 30,000 कहीं और कमा सकते थे, यानी 10,000 आप सुपर कमा रहे हो, जिसको अपन इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलेंगे। तो आंसर इज डी। यस माय फ्रेंड्स, आंसर इज डी। A monopolistic competitive firm advertises, monopolistic competitive यानी साबुन वाले एडवर्टाइज क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। अरे सर प्राइस पे तो कंट्रोल रहता है, प्राइस टेकर मेकर दोनों है। टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट करने से कॉस्ट कम कैसे होगा? टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट, बिकॉज इट कैन नॉट राइज प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो आंसर क्या है 33 का? 33 का करेक्ट आंसर बताइए। हाँ 30,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो तो सही है। 33 का आंसर बताइए। यस, टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट, बहुत इजी है। पीक एंड ट्रॉफ आर कलेक्टिवली नोन एज टर्निंग पॉइंट। इन दोनों को टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि पीक और ट्रॉफ के बाद इकोनॉमी अपना रुख बदलती है, इसको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर टू, क्या होता है भैया बिजनेस साइकिल? ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द अप्स एंड डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, अरे प्रोडक्शन से क्या है भैया? द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाँ हो सकता है। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, आधा ही डेफिनेशन है, अप्स भी तो आते हैं। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग, ये इन्होंने आधा ही डेफिनेशन बोला। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सिर्फ इन्होंने रिसेशन के बारे में बोला है, इन्फ्लेशन के बारे में बोला ही नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? 35 का आपका आंसर है बी। 36, which of the following statement is correct? Business cycle occurs periodically although they do not exhibit regularity, correct? Business cycle have same distinct phases of expansion, peak, contraction and trough. Business cycle have distinct, same नहीं, distinct word, distinct, correct? बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, उन्होंने क्या बोला? बिजनेस साइकिल जनरली यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी आएगा, पर जनरली कहां पर आता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी में। यस, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आई एम सॉरी, कॉल चलते रहते हैं बीच बीच में। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? एक्सटर्नल कॉज यानी कि जो इकोनॉमी के कंट्रोल में, जो कंट्री के कंट्रोल में, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, ये आपको पता है इंटरनल कॉज है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इंटरनल, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंटरनल, वॉर इज द एक्सटर्नल। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी डाउट है आप मुझे रोकना बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपांशन? एक्सपांशन के टाइम क्या नहीं होता है? कंज्यूमर परचेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड इंक्रीज, होता है सर, करेक्ट है, होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर द लेबर राइजेस, यस। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस राइजेस, यस। तो क्या होता है? ये सब, ये सारी चीजें होती है। तो क्या नहीं होता है सर? नन ऑफ द अबव नहीं होता है, डी इज द आंसर। वेरी गुड। न्यू फर्म्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग, 4 टाइप के मार्केट पढ़े अपन ने।
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड द लास्ट वन इज ओलिगोपोली। इन चार में से कौन सा ऐसा मार्केट रहता है जहां पे सबसे बड़ा एंट्री बैरियर रहता है मोनोपोली के केस में? आंसर इज डी। द किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। किंग डिमांड कहां पर आता है? किंग वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 40। प्लीज लिखा करो कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। 40-D, 39-D, आप बताया करिए कम से कम। द आंसर इज 40 का आंसर है बी, प्राइस रिजिडिटी। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिया था, नहीं तो तुम बोलोगे सर डी आंसर बोला आपने। नहीं, मैंने एग्जांपल के लिए बोला। आप बताओ किसका आंसर दे रहे हो आप। तो किंग डिमांड कर्व जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट प्राइस रिजिडिटी। किंग मतलब बेंड। आपको ये नहीं पता आदित्य कुमार, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे लेक्चर जरूर देखिए। किंग रिप्रेजेंट बेंड, दिस बेंड इज कॉल्ड एज किंग। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। इन इकोनॉमिक्स व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे, ये तो एक फॉर्मूला है। व्हाट ही पेज माइनस व्हाट ही इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? उस कमोडिटी का, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसका प्राइस जब बढ़ जाता है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन जब उसका प्राइस कम हो जाता है। तो चेक करो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सॉरी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कहां पर होगा? बी इज द आंसर। सो 40, 41, 42, बी बी बी। अब मैंने आज नए स्पेक्स बनवाए, पता नहीं आपने। ठीक है, आज मैंने नए स्पेक्स बनवाए हैं, इसमें मैंने ब्लू ब्लॉक टेक्नोलॉजी लगवाई है, ब्लू कट। तो इससे मेरे को सब येलो येलो दिखता है, स्लाइटली येलो। अच्छा है, आप लोगों ने बनवाना चाहिए। हार्मफुल रेस जो आते हैं ना, ब्लू रेस, वो ब्लॉक हो जाती है इससे। प्राइस टेकर फर्म। अब आप मुझे बताओ प्राइस टेकर कौन होता है? चार है सर अपने पास। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। प्राइस टेकर कौन है? मोनोपोली प्राइस मेकर बोला जाता है, वैसे वो टेकर मेकर दोनों है, पर हमारी बुक के हिसाब से मेकर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टेकर मेकर दोनों है। परफेक्ट कंपटीशन टेकर है, और ओलिगोपोली भैया वो तो उनका तो अलग ही चलता है। एक्सीलेंट बुक सर, मज़ा आ गया सर, इतनी मस्त बुक है, कलर्ड। कल मैराथन देखूंगी पूरा। रेक्षा नाटा, बीसीके का मैराथन भी आ गया, ठीक है, वो भी देख लेना। थैंक यू सो मच, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट बनकर आया। थैंक यू, थैंक यू प्रेक्षा। बुक तो गजब है, बुक के बारे में मतलब लिटरली मैं हर बार दिखाता हूँ। आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस बुक। ये बुक और बढ़ेगी, इसका सेकेंड वॉल्यूम का डिमांड आ गई है। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है तो बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने, सेकेंड वॉल्यूम भी इसकी लॉन्च करूँगा, सेकेंड एडिशन इसका। वॉल्यूम एडिशन नहीं, वॉल्यूम निकालूंगा इसकी। हाँ जी सर। तो सर प्राइस टेकर कौन होता है? प्राइस टेकर ये परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट सॉरी प्राइस टेकर फॉर्म एडवर्टाइज करते क्या? नहीं सर, वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल टू द सोसाइटी, ऐसा रीजन तो नहीं है। डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वांट एट करंट प्राइस। दिस इज द सुटेबल आंसर। थैंक यू प्रेक्षा। आंसर इज सी, 43 आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग, मिल्क, वेजिटेबल हैव इंटरनेशनल मार्केट। बेटा इंटरनेशनल मार्केट तुम यहाँ से यूएस में भेजोगे तब तक तो सर मुर्गी अंडा दे देगी, अंडे में से मुर्गी निकलेगी, 3-4 जनरेशन पास हो जाएगी उनकी। तो इंटरनेशनल मार्केट नहीं होता, नेशनल मार्केट नहीं होता, लोकल मार्केट होता है। मिक्सर है बीसीके का मैराथन सर जी, मिक्सर बोले तो नहीं। कल इस चैनल पे लिया, मेरे चैनल पे भी दिख जाएगा तुम्हें। कल मैंने इस चैनल पे लिया है, परसों लिया है वैसे तो लोकल मार्केट।
प्योर ऑलिगोपोली मतलब होता है ऐसी ऑलिगोपोली जहां पे होमोजीनस प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो प्योर ऑलिगोपोली में आप होमोजीनस प्रोडक्ट बेचते हो। इन द लॉन्ग रन एनी फर्म विल इवेंचुअली लीव इंडस्ट्री। क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। लॉन्ग रन में कुछ कंपनीज, कुछ फर्म्स इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएंगी। क्यों चली जाएगी, आप ही सोचो। सर उनका खर्चा नहीं निकल रहा होगा, उनका कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, सुनना मेरी बात, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए शट करेंगे। लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट बहुत लंबे समय तक कवर नहीं हो रहा है तो धंधा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो प्राइस डज नॉट एटलीस्ट कवर एवरेज टोटल कॉस्ट। तो 46 का आंसर ये है ए। द प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बीइंग रेप्ड, प्राइस इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अबे प्राइस ज्यादा होगा तो धंधा करेंगे ना, बंद क्यों करेंगे। तो द आंसर इज ए, प्राइस रिकवर नहीं हो रहा। निधि वर्मा, यस आपको बुक मिल गई, थैंक यू। यस परतोष दीक्षित सही बोल रहे हैं। वाजपेयी जी प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। मोनोपोलिस्ट मे रिस्ट्रिक्ट देयर आउटपुट एंड राइज द प्राइस। यस सर, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बोला जाता है इसे। कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी हेट्रोजीनस। अबे होमोजीनस होता है ना, तो सी इज रॉन्ग। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, करेक्ट। ओके आगे। ए फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो ग्राफ बनाता हूं मैं। ये रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज टोटल के मिड पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को कट करता है। उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिड पॉइंट को कट करता है, याद रखना आप ये। अब आंसर देंगे आप 48 का। इफ द फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, यानी कि वो कौन सी घटना बोल रहे हैं सर, वो ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं, राइजिंग। इससे पहले तक, ये वाले पॉइंट से पहले तक तो फॉल ही हो रहा था, इसके बाद राइज हो रहा है। इफ द फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट, चेक करो मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रहा है सर, जब ये राइज कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ ही रहा है। कांस्टेंट नहीं, अबाउट एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं, अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर, यस। देखो ना इसके ऊपर है ना, 48 सी है ना रे, बी कहां से आ गया, सी है। अरे वरुणी वाजपेयी जी सर, कल मेरे को भी बुक मिली, थैंक्स आपकी बार 90 पार। हर्ष मेहरा, थैंक यू। हर्ष तू तो यहाँ से है ना, जम्मू से है ना सेठ, तो मिल गई वो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। व्हेन द प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड बॉडी, ऑलिगोपोली इज नोन एज। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताएंगे मुझे। 49 का आंसर आप बताएंगे, पता होना, सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन है ये, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। यू नीड टू नो दिस। एटलीस्ट 60% पेपर में ऐसी चीज आती है, 60 नहीं 70 क्वेश्चन इस बुक में या पेपर में ऐसे आते हैं जो नॉलेज बेसिस पर है, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 40 में से 40 जो क्वेश्चन आते हैं बीसीके के स्ट्रेट अवे, वो तो सिर्फ पढ़े हुए होने चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। बाकी का देख लो। यस सर, इट इज कॉल्ड एज सिंडिकेटेड ऑलिगोपोली। When dash is equal dash, we know that the firm is earning normal profit। तो normal profit में जब आपका average revenue is equals to average cost होता है, इसको बोला जाता है normal profit। चेक करो average revenue, average cost, A। The full capacity is utilized only when there is। मोनोपोली के केस में वो जब चाहे आउटपुट कम प्रोड्यूस करता है जानबूझ के, तो फुल कैपेसिटी पे काम करता है क्या, नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा है हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है, ऑलवेज। ऑलिगोपोली तो सर अलग ही है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो आंसर है फुल कैपेसिटी पे काम कहां पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। सो मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। वापस से रिपीट करता हूं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ऑलवेज स्पेयर कैपेसिटी, यानी थोड़ा सा कैपेसिटी रहती है एक्स्ट्रा जिसको यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज स्पेयर कैपेसिटी।
मोनोपोली के अंदर मे और मे नॉट भी, क्वेश्चन भी पूछा गया है, मे और मे नॉट। और परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। 51 का आंसर पीसी, परफेक्ट कंपटीशन। 52, एंड इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब मिलती है आपको? द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, हमारी बुक के अंदर बेस्ट क्वालिटी वर्ड कहीं यूज नहीं किया है, तो ये तो नहीं होगा। हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुल्ली एम्प्लॉयड, होल्ड पे रखते हैं। ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट। अब 52 का आंसर आप दीजिए, 52 का आंसर आप दीजिए। देखिए मैंने एक चीज तो कट कर दिया, हमारी बुक में बेस्ट वर्ड नहीं यूज करते हैं कभी, बेस्ट हो रहा है, बेस्ट एम्प्लॉयमेंट, बेस्ट कंट्री, नहीं नहीं नहीं। परीक्षा नाटा परसों हो गया, परसों बीसीके का कॉन्सेप्ट मैराथन खत्म, कल बीसीके का एमसीक्यू मैराथन खत्म हो चुका है। सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया हमें। एलिमिनेशन थियरी लगाओ दोस्त। अब आप बच्चों का गुस्सा देखना, सर आपने इन्फॉर्म नहीं किया मैराथन लेते हुए। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि अब आप लोगों का जो शेड्यूल है मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता, तो जितना मेरे को छोटा सा प्रमोशन करना था मैंने उतना कर दिया था। वीडियो मेरे चैनल पे भी रेडी होकर डल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। यही चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, ये चैनल पे ऑलरेडी आप परसों जाके चेक कर लो, मेरे नाम के आगे चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। बीसी के मैराथन आदित्य शर्मा यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो आप वहां पर भी आ जाएगा, 2 दिन बाद सेम चीज़ मेरे चैनल पे भी डल जाएगी। नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि अब इकोनॉमिक्स के लिए और बीसीके के लिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुके हो, तो जो लोगों को आवश्यकता नहीं है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें। 6 घंटे का मैराथन है, 5.5-6 घंटे का, आप उसको 1.5 की स्पीड पर देखकर भी कवर कर सकते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर, अब अगर मेरे को बी और सी में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, आई विल सिलेक्ट सी बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करें, इसी को एफिशिएंसी बोला जाता है। हम कम से कम रिसोर्सेस यूज करके अगर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एफिशिएंट है, तो आंसर इज सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? अ टीचर टीचिंग इकोनॉमिक्स टू सी ए स्टूडेंट, यस, ए इज द आंसर। सिंगिंग फॉर फ्रेंड्स, नहीं। फ्लाइंग काइट्स फॉर प्लेजर, नहीं। टीचिंग टू फ्रेंड्स, नहीं। द प्राइस ऑफ द पिज्जा इज इंक्रीज बाय 22%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 22%, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 25%। इससे क्या पता चलता है? आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 को बोला जाता है इलास्टिक, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर? इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको बोला था न्यू ऑर्डर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक कैपिटल एसेट्स की बात करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे, फिक्स एसेट की बात करेंगे, ये सब लीडिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कंकरेंट नहीं है, जो चौथा वाला है वो लीडिंग इंडिकेटर है, दिस वन इज लीडिंग इंडिकेटर। तो कौन सा वाला कंकरेंट इंडिकेटर नहीं है? ये लीडिंग है तो ये कंकरेंट नहीं है। 55D, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना, हाउ ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म पिगू साहब ने बोला था। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल। 3 चीजों के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट के बारे में बताओ क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, इन्वेस्टमेंट में क्या होगा और डिमांड में क्या होगा। आप मुझे एक एक करके बताइए। इंटरेस्ट रेट डैश आप लिखिए, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक ही लाइन में तीनों लिखना। बताइए सर 2 दिन तक फुल्ली इकोनॉमिक्स एंड बीसीके खत्म कर दूंगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट ये ठीक है या रोज बेसिस पे, हर्ष एक साथ खत्म करो। मैं तो बोलता हूँ 6 घंटे का मैराथन है ना, तुम उसको 1.25 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पे देखो, 4 घंटे में उसको कंप्लीट करो। 4 घंटे में एमसीक्यू मैराथन, 4 घंटे का एमसीक्यू मैराथन 3 घंटे में वो कंप्लीट करो,
वो 4 और 3 ऐसा पकड़ लो, 7-8 घंटे में तुम BCK कंप्लीट करो। उसी तरीके से मेरा एक और मैराथन है, 2 मैराथन है बेसिकली, एक कॉन्सेप्ट मैराथन है और एक MCQ मैराथन है इकोनॉमिक्स का, वो भी एक साथ ही कंप्लीट कर लो। इससे तुम्हारी पूरी मॉड्यूल खत्म हो जाएगी। 100% कॉन्सेप्ट विथ 100% मॉड्यूल का कवरेज है। एक दिन दे दो इसको, ठीक है, और उसके बाद बस जो मैं करवा रहा हूँ, जब जब मैं आ रहा हूँ, बस उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सर जब पैसे का सप्लाई बढ़ जाता है ना, पैसे का सप्लाई बढ़ जाता है, हर एक के पास पैसा रहता है, ज्यादा लोगों को पैसे की आवश्यकता नहीं रहती है, तो बैंक के पास भी ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, तो जितने भी कस्टमर आते हैं उनको कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि चलो एटलीस्ट कुछ तो कस्टमर है, तो इंटरेस्ट रेट गिरेगा। पैसा बढ़ेगा तो भैया इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है, और पैसा बढ़ेगा लोगों के पास तो वो डिमांड भी क्रिएट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। अब आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज कौन से ऑप्शन में। पहले में बोला इंटरेस्ट रेट राइजेस तो कट, इंटरेस्ट रेट राइजेस यहां पे बोला तो कट, इंटरेस्ट रेट टू फॉल यस, इन्वेस्टमेंट राइजेस यस, एग्रीगेट डिमांडेड राइजेस यस। अगला वाला चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल यस, इन्वेस्टमेंट फॉल्स नो, डिमांड फॉल नो। देखा देखा किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो मैं एज अ स्टूडेंट आपको सिखा रहा हूं क्या दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए। तो आंसर इज मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई बढ़ेगा बेटा, सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर्ड द न्यू यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, सो देयर इज अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो भैया डिमांड भी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो चलिए, ये ओरिजिनल डिमांड था, ये ओरिजिनल सप्लाई है, और मैंने अभी आपको बोला कि सप्लाई भी बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, तो ये रहा आपका नया डिमांड, ये रहा आपका नया सप्लाई। पहले आपका इक्विलिब्रियम यहां पर आ रहा था, अब आपका इक्विलिब्रियम यहां पर आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अभी ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करना। क्या मैं कह सकता हूं क्वांटिटी तो 100% इंक्रीज होने ही वाली है? हाँ सर, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अभी देखना इस केस में प्राइस कांस्टेंट है, यानी क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी ही होगी, प्राइस कांस्टेंट आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं ना इसको इतना इंक्रीज करता हूं और डिमांड को इतना इंक्रीज करता हूं। नाउ यू चेक, क्वांटिटी फिर भी इंक्रीज हुई लेकिन इस बार प्राइस कम है, तो क्वांटिटी फिर इंक्रीज हुई, प्राइस कम हो गया। अब एक काम करते हैं, सप्लाई को इतना बढ़ा देते हैं, डिमांड को इतना ही बढ़ाते हैं, तो क्वांटिटी फिर से इंक्रीज हुई और प्राइस बढ़ गया। यानी कि सर क्वांटिटी तो कुछ भी हो जाए बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, पता नहीं कितनी बढ़ेगी, पर बढ़ेगी। प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। सो वी कैन से दैट द क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर इज सी। Assume that the consumer's income and the number of seller in the market for the good A decreases. सप्लायर भी मतलब सप्लाई भी गिर रहा है और कंज्यूमर की इनकम भी गिर रही है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद द सर्टेनिटी दैट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरेगी बेटा, डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रहा है। अगर डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रहा है, तो क्वांटिटी 100% गिर जाएगा। Assume that the market for goods Z, there is a simultaneous increase in demand and quantity supplied। तो भैया जितना डिमांड इंक्रीज हुआ है, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो भैया ये आपका डिमांड बढ़ा, ये आपका सप्लाई बढ़ा। उन्होंने ये नहीं बोला एग्जैक्टली बढ़े हैं, उन्होंने बोला साइमल्टेनियस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, साइमल्टेनियस बोला है, प्रपोर्शनेट नहीं बोला है, एग्जैक्टली कितना सेम बढ़े ये नहीं बोला है। तो भैया पहले आपका इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा था? पहले आपका इक्विलिब्रियम यहां पे आ रहा था, Q1 P1। अब ये काम करते हैं, नया इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं। नया वाला इक्विलिब्रियम लेट से यहां पर आ रहा है, Q2 P2, या फिर एक काम करते हैं यहां पर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। नया इक्विलिब्रियम यहां पर आ रहा है, P3 Q3। अरे फिर से सेम केस आ गया सर कि क्वांटिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, प्राइस के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
तो हम कहेंगे इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड अनसर्टन अबाउट प्राइस, प्राइस बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो 60 का आंसर इज सी। Next. Which of the following is not true about LLP? Separate legal entity, true. Incorporation is mandatory. Incorporation not mandatory बोला है तो बेटा ये false है, तो आंसर विल बी बी। Designated partner, true. Hybrid form of business organization, true, तो आंसर इज बी। अब एक काम करो, 62, 63, 64 तीन इकट्ठा सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पी कर आता हूँ। ठीक है, 62, 63, 64 इकट्ठा सॉल्व करो, मुझे आंसर दीजिए। Change of the consumer liking from oily food to healthy packaged food can be classified as? नो। सबसे पहले 62 पे आते हैं। 62 के बारे में कुछ लोगों ने बोला इशू है। मुझे एक बात बताओ, किसने इशू बोला? निधि। निधि, तुम पहले ऑयली फूड खाती थी, धीरे 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 तुम्हारी हैबिट चेंज हो गई और तुम अब हेल्दी पैक्ड फूड खा रही हो, तो ये इशू है? नहीं। क्या कोई एक्सपेक्टेशन है? नहीं सर। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि मैं मेरे एरिया में ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे घर में ये चीज़ें हो, मैं चाहता हूँ मेरी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हो। ये एक ट्रेंड है, ये एक बदलाव है। दिस इज नॉट एन इवेंट। ये कोई इवेंट भी नहीं है, कोई घटना नहीं है, ट्रेंड है ये। यस, ए। सबसे बड़ा एसईजेड अडानी पोर्ट्स के पास है, और मैंने आपको चार्ट में बताया भी, मुंड्रा करके जो है वहां पर है। अच्छा निधि, ओके, मैंने किसी और को देख लिया। मैंने अच्छा रिश्ता का देखा, ओके रिश्ता, ओके। इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर द रिजल्ट ऑफ। पहले सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, अब ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ चुका है। सो दिस इज द साइन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। दिस इज ए। 64A। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर furthering and facilitating businesses in India? Which of the following is government's initiative for furthering and facilitating business in India? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक के साथ आंसर दे दो। ये ऐसा रैंडम क्वेश्चन है, कहीं बुक में नहीं है, ये बनाया गया क्वेश्चन है।
गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया। बेटा बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जीएसटी बनाया नहीं, जीएसटी रेगुलेट करने के लिए कि आपसे थोड़ा पैसा लिया जाएगा। मेक इन इंडिया, यस मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया नहीं, स्किल इंडिया से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना उनकी स्किल्स बढ़ती है। मेक इन इंडिया अलग चीज है, स्किल इंडिया अलग चीज है। स्किल इंडिया से आपके अंदर स्किल आती है, मेक इन इंडिया से प्रोडक्शन होता है। तो आंसर इज बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। करो बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलेगा, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया है। अ स्टॉक मार्केट where the number of transactions are very low and thus the volatility in the market is huge। जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम रहते हैं इसको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया था, मैराथन में भी कवर करवाया ये पॉइंट। इसको बोला जाता है थिन मार्केट। स्लो मार्केट, लेजी मार्केट, वीक मार्केट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, थिन मार्केट नाम का कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस? कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर द कोर टू एवरी बिजनेस। हो सकता है, होल्ड पे रखते हैं। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस, गलत। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट बिजनेस, ऑब्वियसली। इट इज बेटर टू बी अवेयर ऑफ लीगल कंप्लायंस फॉर ऑल बिजनेसेस, यस इट इज बेटर। उन्होंने बोला नहीं कंपल्सरी पक्का ही होना चाहिए, बट इट इज बेटर टू नो। तो द आंसर कम्स टू बी। Shall we move ahead? Okay. Which of the following internal strategy to respond to the environment involves formulation and clarification of organization mission? अच्छा क्वेश्चन है 68। Which of the following internal strategies to respond to the environment involves formulation and clarification of organization's mission? मैंने आपको बताया था सर 3 टाइप के रिस्पॉन्स रहते हैं। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हम कंपटीशन में उतर आते हैं मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बनाते हैं। डायनामिक रिस्पॉन्स तो अलग ही है बेटा, ये वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है। ये 3 अलग रिस्पॉन्स है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्स में कई बार जैसे हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स रहते हैं, जैसे थिएटर चलाते हैं हम, थिएटर ओनर है, तो हम अभी बोल रहे हैं, मांग रख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के सामने कि थिएटर्स ओपन करो, तो इसे बोला जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। पर मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, मिशन के बारे में बता रहा हूं, किसी पेपर पे लिखकर मैंने मिशन अपना सबमिट किया गवर्नमेंट को, इसे बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। तो आंसर इज बी, 68 आंसर इज बी, नो सी। सी कैसे होगा सर? डायनामिक रिस्पॉन्स है ही नहीं। अरे डायनामिक रिस्पॉन्स में तो तुम थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो, ये वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है भाई। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, 3 तरीके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सेकंड है कलेक्टिव रिस्पॉन्स, तीसरा है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। और ये 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज ये अलग है, लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विद कॉशन, डायनामिक ये अलग है, ये उसकी बात करी नहीं, तो मैंने स्ट्रेट अवे इसको कट कर दिया। तो 68 का आंसर बी है भाई, मैराथन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे गलत करेंगे, आइए पढ़ते हैं। इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो लिमिटेड? भैया आपसे गलती होने वाला है, आप बताइए कौन से स्टेट में स्टार्ट किया था इन्होंने, जमनालाल बजाज ने? ओके 69 निधि वर्मा सिंह ए। निधि ने ही सिर्फ आंसर दिया है, बाकी और किसी ने आंसर नहीं दिया अब तक। रविराज शर्मा सिंह राजस्थान, अर्पिता चौधरी सिंह महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र काफ़ी आंसर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम ये चश्मा उतारने के बाद ना एकदम परिवर्तन दिख रहा है, एकदम ब्लू ब्लू। राजस्थान, समर सिंह राजस्थान, समर सिंह महाराष्ट्र। तो भैया महाराष्ट्र आहे का राजस्थान, महाराष्ट्र या राजस्थान? सवाल ये है सर, नेशन वांट्स टू नो। द करेक्ट आंसर इज, इट्स नॉट योर मिस्टेक। आप सभी लोगों ने मेरा रिवीजन सीरीज देखी होगी, मेरे रिवीजन सीरीज में मैंने ये पॉइंट कवर नहीं किया है।
बजाज का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, नो डाउट, बट उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत राजस्थान से करी थी। तो जो मेरे चार्ट्स मिलेंगे, मैंने आपको बोला था चार्ट्स आर 95% कंप्लीट, उसके अंदर ये पॉइंट नहीं था बेटा, तो आपकी गलती नहीं है। जो अपडेटेड चार्ट्स आएंगे उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, पर ये ऐसे एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपको बता दूं कवर नहीं हो सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अगर 60 पेज करे हैं और हमने उसको 12-13 पेज में उतारने की कोशिश करी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था राजस्थान से, हाँ इनका हेडक्वार्टर पुणे में, वो बात अलग है, ठीक है। तो आंसर इज राजस्थान। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वुड फॉल अंडर विच ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो भैया 3 टाइप की पब्लिक पॉलिसी रहती है, रिस्ट्रिक्टिव, फैसिलिटेटिव एंड रेगुलेटरी। एडवाइजरी नाम की कोई पॉलिसी नहीं होती। अब आपको सोच समझ के बताना है कि फेमा क्या होगा सर। पहले तो इसका नाम सोचो, नाम को पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऐसी पॉलिसी रहती है जो चीजों को रोकती है। तो क्या फेमा लाने से हमने लोगों को रोका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से? नहीं। फैसिलिटेटिव पॉलिसी ऐसी पॉलिसी रहती है जो प्रमोट करती है, लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक, तुम्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। रेगुलेटरी पॉलिसी मतलब तुम्हें जैसे बिजनेस करना है करो, हम सिर्फ इसके अंदर कैसे मैनेज करना है वो बताएंगे। तो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हमसे मैनेज कैसे करना है ये बताएंगे। हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो आंसर इज रेगुलेटरी। वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स गिव करेक्ट आंसर, प्राउड ऑफ यू गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन। सर कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो पैसा नहीं देती है? सिर्फ ABCD मत लिखो, मैंने आपको बोला प्रीफिक्स लगाओ क्वेश्चन नंबर का। यस, तो आंसर इज RBI। 71 का आंसर निधि वर्मा बी दे रही है बेटा। नाबार्ड तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, पैसा देती है वो। वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है, बैंक है ना वो। RBI पैसा नहीं देता। द कंपनी सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट एसेट आर सोल्ड ऑफ पीसमील रादर देन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी। बेच दिया, बेच देने को क्या बोलता है? सोल्ड ऑफ। एक्विजिशन यानी कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर किया। मर्जर यानी दो कंपनियां जुड़ गई। लिक्विडेशन यानी बिक जाना। सेल ऑफ ये ऐसा नाम यूज नहीं करते, लिक्विडेशन नाम यूज करते हैं। तो 72 का आंसर इज सी। डोरमेंट कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने स्मॉल पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, डिफंक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के लिए अलाउ किया है आपको। तो ये पूछ रहे डोरमेंट कंपनी क्यों रखा जाती है, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए क्यों रखी जाती है? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, holding intellectual property right IPR, both A and B, only for creating a dummy company to book insignificant transaction। बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B। जहाँ पे आप फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है, तो वो पार्क करने के लिए और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखने के लिए, ये समरी नोट्स में है। तो आंसर इज सी। डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज। 74 स्टार मार्क करेंगे। ऐसे रैंडम क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई पढ़ाए ऐसा नहीं हो सकता है, रैंडम क्वेश्चन है। 74 इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन, अपना दिमाग लगा के आंसर दो। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो ऐसा रैंडमली पूछा गया है, जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 14 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ये क्वेश्चन और एक बीच में एक और क्वेश्चन गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है, लेट्स से मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, समझो ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मेरे सामने कैमरा लगा है, पीछे ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट किया और इंस्टेंटली ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी है। अगर फर्स्ट टाइम मैं इसको मार्केट में लेकर आ रहा हूँ, मैंने डेवलप किया है, तो इस पर मेरा राइट होना चाहिए, तो मैं इस पर IPR क्लेम करूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको बनाने का खर्चा बहुत कम है, पर ये टेक्नोलॉजी अरबों रुपए की हो सकती है, तो इसके ऊपर मैं अपना IPR क्लेम करूंगा कि भैया मैंने ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है। यस,
The data which is useful for decision making is called as information. Answer is B. Which of the following is the core vision of Airtel? तो this is the fourth question जो आपको पता होना चाहिए या फिर लॉजिक के बेसिस पर जाओ. Make best quality calls. सर आपको लगता है क्या उन्होंने अपने विजन में कॉल के बारे में बोला होगा ये मस्त कॉल बनाने के अपने को? नहीं सर, तो ये हो नहीं सकता. विन कस्टमर्स फॉर लाइफ हो सकता है. विन ओवर कंपटीशन हो सकता है. प्रोवाइड चीपेस्ट इंटरनेट, कोई भी अपने इसमें चीपेस्ट वर्ड नहीं यूज करेगा, हो नहीं सकता. एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी विन ओवर कंपटीशन नहीं बोलेगा. क्यों नहीं बोलेगा? इससे ये समझ में आता है कि कंपटीशन है और हम स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इसका आंसर अगर मैं होता ना, तुक्का मार के बी लगा देता. वैसे तो अपने को एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए रीडिंग के थ्रू, लेकिन अगर नहीं पता तो ऐसे लॉजिक लगा सकते हो. विन ओवर कंपटीशन, विन ओवर कंपटीशन नहीं, विन कस्टमर फॉर लाइफ. एफडीआई इज रिस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? निधि ने चीट करके, निधि वर्मा यहाँ पर है, ओके निधि है, निधि ने चीट करके एग्रीकल्चर और हाउस ट्रांसफर कर दिया. उससे आए हुए पैसे से उन्होंने सिगरेट ली, बेटिंग और गैम्बलिंग करी और उनकी मम्मी ने उसको एटम बॉम्ब से मारा. तो ये था अपना शॉर्ट फॉर्म याद करने का कि ये सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं है. तो चेक करो. हेल्थ केयर, ऑनलाइन गेमिंग, गेमिंग बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है. एजुकेशन और एटॉमिक, तो आंसर इज एटॉमिक. ये अपने शॉर्ट टेक्निक है. निधि यानी निधि कंपनी, चीट यानी चीट फंड, एग्रीकल्चर और हाउस और रियल एस्टेट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट टीडीआर, सिगरेट, सिगारोल, टोबैको प्रोडक्ट, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी और लास्ट वन इज एटॉमिक. आंसर इज एटॉमिक. All scheduled banks are required to maintain certain minimum cash reserve ratio with RBI. This provision enable RBI to ensure that जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है. सीआरआर क्यों मेंटेन करवाया जाता होगा जरा सोचो. सीआरआर बैंक को इसलिए मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि कल करके कोई भी कस्टमर उठ के अपना पैसा विड्रॉ करने आए तो तेरे पास उतना पैसा एटलीस्ट अपने पास पड़ा होना चाहिए, यानी लिक्विडिटी इंश्योर रखनी चाहिए. इसलिए तुम्हें बोला जाता है कि सीआरआर 4% रखो और एसएलआर 18% रखो. ऐसा 22% पैसा साइड में निकाल के रखो कि कोई भी कस्टमर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. नहीं तो पता चला सारा आया पैसा तुमने लोन पे दे दिया 20-20 साल की, अब कस्टमर बोल रहा है मेरे को पैसा चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं 20 साल बाद आप पैसा लेना. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो सीआरआर क्यों मेंटेन करवाते हैं? फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के लिए नहीं. क्रेडिट पोजीशन ऑफ कंट्री, यस. सेविंग ऑफ पीपल, लोगों की सेविंग और सीआरआर से कोई मतलब नहीं है. ये बैंक के पास लिक्विडिटी रहनी चाहिए कि बैंक ने कल करके मुंह उठा के ये नहीं बोलना चाहिए मेरे पास पैसा नहीं है. कलेक्ट पब्लिक डेटा ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल, लोगों का डेटा पता करने के लिए बैंक को सीआरआर रखने के लिए बोलते हैं? ऑब्वियसली नहीं. तो ये कट हुआ. एज अ स्टूडेंट आपको बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता था. आपको आंसर बी लिखना है, क्रेडिट पोजीशन, कि आपके पास कंट्री के अंदर पैसा है. बैंक्स के पास ही पैसा रहता है कंट्री का, तो कंट्री में बैंक के पास पैसा है इसलिए कैश रखा जाता है. सेविंग ऑफ पीपल से कोई लेन देन नहीं है. पूरा का पूरा 100 रुपया जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया था ये पूरी की पूरी सेविंग है. ये उसमें से सिर्फ 4 रुपए की बात कर रहे हैं. बेटा सेविंग ऑफ पीपल इज एंटायर 100 रुपीज, उसमें से 4% जो सीआरआर है उसकी बात कर रहे हैं. क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि कंट्री की क्रेडिट पोजीशन मेंटेन रहे. बेटा आंसर इज बी. इट वाज अ नाइस क्वेश्चन. 78. The marketing department of Go Now Private Limited divided the consumer into different groups based on their characteristics like buying frequency, actual spend, age and preference. Which of the following has marketing department focused on? Market segmentation, market division, market analysis, market grouping. 78 का आंसर दीजिए आप. मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें से 4 में से 3 टर्म्स तो हम यूज ही नहीं करते, एक ही टर्म यूज करते हैं.
हम्म जैसे बोला जाता है मार्केट सेगमेंट, मार्केट को डिवाइड करना, कोई मार्केट डिवीजन नहीं बोलते, मार्केट एनालिसिस अलग चीज़ होती है, मार्केट ग्रुपिंग अलग होता है। बहुत इन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ पे देखो डिवीजन वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे ग्रुप वर्ड यूज़ किया, और वही ऑप्शन में दिए तुम्हें। ओके, द हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। क्या क्या नाम दिए, फादर, कर्ता, को पार्टनर, मिताक्षरा। भाई मिताक्षरा क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, इसमें से कौन सा इंटरनल नहीं है? लेबर यूनियन, सर अपनी कंपनी की तो लेबर रहती है, उसी की तो यूनियन बनती है। कॉर्पोरेट कल्चर, हमारा कल्चर कंपनी का। कस्टमर, ये बाहर का आदमी, ये एक्सटर्नल है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये तो हम ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 शायद आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 81 यू मे नो और मे नॉट नो, बहुत ही ऐसे कह सकते हैं ना, चुन चुन कर निकाला गया क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डस भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हैव? क्या करोगे? जय माता दी। देख भाई, मैं बिल्कुल ऐसा सिखा रहा हूँ ना तेरे को कि तू एग्जाम में बैठा है अभी, और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए मार्क करो और मुझे एंड में बताना कितने आपने स्कोर किया इसमें से। एटी वन का आंसर मैं आपको आंसर बता देता हूं, पर आप एक रफ गेस वर्क करो, एक रफ गेस वर्क करो जी। माता रानी का नाम लोगे तो कुछ तो सही हो जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, अच्छा अगर समझो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप एनकाउंटर कर रहे हो, क्या करोगे? इस क्वेश्चन को टेम्पररी छोड़ के आगे बढ़ोगे और बाद में इसे सॉल्व करोगे, है ना? हाँ बोलो हाँ। ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं, आपको देखते से पता है कि यार इसमें लॉजिक भी अप्लाई नहीं कर सकता, एलिमिनेशन थ्योरी भी नहीं लगा सकता, क्या करोगे? एंड में करोगे। तो ऐसे समय ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए एंड के लिए भी वेट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जब एंड में भी वेट करके क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? स्ट्रेट अवे कुछ भी अपने मन से आंसर दे देना। तो खैर इसका आंसर तो सी है। ठीक है, नेक्स्ट द चौथा क्वेश्चन था जो तगड़ा था, एक था 14, एक 74 और एक 81, और एक बीच में कोई गया होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बट वन ऑफ देम इज फॉल्स। तो आपको बताना है कि पब्लिक पॉलिसी कौन सी नहीं होती है। देखो पब्लिक पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? PODA, इट इज पॉजिटिव, it is goal oriented, it is the decision of government and it is the result of collective action। मैंने आपको कवर करवाया, तो इसमें से कौन सा नहीं है? it is the collective efforts of various department। सर ये सही है या गलत है? 82 सही है। it can only be formulated in a mixed economy setup, ऐसा थोड़ी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होगा, सोशलिस्ट में भी होगा। इट फोकसेस ऑन गोल्स एंड रिजल्ट, हाँ ये गोल ओरिएंटेड है, तो ये भी सही है। इट इज ऑलवेज फॉर्मुलेटेड इन पॉजिटिव इंटेंट, तो देखो पी भी सही है। इसमें से पी आ गया, ओ आ गया और ए आ गया, कलेक्टिव एक्शंस। इट इज द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। तो क्या नहीं आया? 82 का आंसर इज बी। ठीक है, कैपिटलिस्ट में भी होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती, पर रेगुलेटरी पर्पस के लिए तो होती है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है तुम्हें मेरे को बताओ जहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं? अरे गवर्नमेंट बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पर गवर्नमेंट गवर्नेंस फंक्शन के लिए तो होगी ना। क्वेश्चन 83 मैंने चार्ट्स में कवर करवाया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ एडाई एक्ट कैन एडाई फंक्शन, वैसे तो एडा एक्ट होना चाहिए था यहाँ पे। अंडर विच सेक्शन ऑफ एडा एक्ट एडाई फंक्शन एंड इम्पार्ट्स इट्स ड्यूटी। मैंने स्पेसिफिकली बताया, पूरे के पूरे इको और बीसी के सिलेबस में एक ही सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 14, बस एक ही सेक्शन है, कितना मुश्किल है याद रखना।
द टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड एज, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पढ़ा है मैंने। टोकन मनी इज कॉल्ड एज EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। लेट्स मूव एट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? स्वीट शॉप इकोनॉमिक है। सेलिंग सीड ऑफ रेयर प्लांट, अरे रेयर प्लांट हो गए तो क्या वो इकोनॉमिक है। सर्विंग फ्री वाटर ऑन हॉट समर डे, फ्री पानी, ये नॉन इकोनॉमिक है। विलेज स्कूल कारपेंटर, अरे भैया अर्बन स्कूल हो या विलेज स्कूल हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ जी, और माने नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। लग्जरी होटल एंड लग्जरी कार कंपनीज compete to attract the disposable income of affluent customers. What type of competition is? सर लग्जरी होटल वाले और लग्जरी कार वाले compete कर रहे हैं। आप बोलेंगे अरे कैसे compete कर रहे हैं? मेरे जैसा अमीर आदमी नहीं, मेरे जैसा अमीर नहीं, नीरज पाटिल जैसा अमीर आदमी नहीं, वो करेंगे ना नीरज, अपन करेंगे, ये MTP डिस्कशन है, क्विज रखूंगा तो भी कोई फायदा नहीं। नीरज पाटिल जैसा अमीर आदमी जिसके पास भयंकर पैसा है, तो कार कंपनी और होटल कंपनी दोनों कॉम्पीट कर रही है कि कौन नीरज को लूटे, क्योंकि नीरज तो भैया पैसा खर्च करेगा, तो कार कंपनी चाहती है कि वो कार खरीद के पैसा खर्च करे, लग्जरी होटल वाला चाहता है कि रिसोर्ट वगैरह में जाके पैसा खर्चा करे, तो दोनों कम्पीट कर रहे हैं, पर क्या ये सिमिलर बिजनेस में है? नहीं। तो ये किस टाइप का कॉम्पिटिशन हो गया? ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। सर कैन यू गिव एग्जाम्पल विच इज बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक? ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज इकोनॉमिक भी है नॉन इकोनॉमिक भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो एक एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आता है ना, आर्मी, इंडियन आर्मी, तो ये काम पेट पालने के लिए भी करते हैं, तो इकोनॉमिक भी है, साथ ही साथ इनमें कूट कूट के पेट्रियोटिज्म भी भरा है, नॉन इकोनॉमिक भी है। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम्पल को मैं क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों है, या तो तुम्हें उसे इकोनॉमिक पे डालना पड़ेगा या तो नॉन इकोनॉमिक, मिक्स नहीं हो सकता। विनोद कहाँ से आया रे तुम्हारा विनोद? द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस किसको ओन करती है? अगर तुम क्वेश्चन को 3 बार अच्छे से पढ़ोगे, मैंने बोला क्वेश्चन और आंसर को 3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। 87। तुम ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया तुम लोगों ने। खैर तुम, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो ही तुम इसे अटेम्प्ट करो। अब तुम इसे 3 बार पढ़ो या 30 बार पढ़ो, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। वो तो सिर्फ मैं तुम्हें छेड़ रहा था थोड़ा सा। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये गेल को ओन करती हैं। तुम 3 बार पढ़ो या 30 बार पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला इसमें, आंसर पता होना चाहिए था तुम्हें। द आंसर इज गेल। गैस अथॉरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ओन करते हैं, हमारे चार्ट्स में है ये चीज़। NABARD as a development bank is concerned with various segment and issues except NABARD किस चीज पे फोकस नहीं करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मेन, ट्राइबल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन,
वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग। हेलो अभिषेक सिंह। सर देखो बहुत सिंपल है, नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है, यानी ट्राइबल की तो डेवलपमेंट करेगा ही करेगा। या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मेन या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन, कोई भी ग्रुप होने तो वो आदमी और औरत में कभी भेदभाव नहीं करता है, उससे सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बोला। देखो उन्होंने यहाँ पे कितना बड़ा, मतलब ऐसा उन्होंने बाइफर्केशन ही कर दिया मैन और वुमेन के बीच में, तो ये दोनों भी आएंगे। सर इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग से कोई लेन देन नहीं है, नाबार्ड को वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग से क्या लेन देन है? डाउट है तो आप पूछिए, पर वर्षिल हो गया, नीरज हो गया, तुम लोगों ने तो भैया लड़का होकर ही सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ मैन को हटा दिया। अरे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो सबकी सहायता होनी चाहिए ना। अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हैं यार? ये तो गलत बात है, तुम ही भेदभाव करते हो। ऐसे लोगों को सेक्सिस्ट बोला जाता है। हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेटर से डिस्क्रिमिनेशन मत करो भाई। तेरे को डाउट है तो पूछना, आई एम वेटिंग फॉर यू। द आंसर इज वाटर ट्रीटमेंट। चल तू पूछते रहना डाउट, हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा। अच्छा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल है। द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? जब बैंक के पास एक्सेस पैसा रहता है और वो आरबीआई को देता है। द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज 250 बेसिस पॉइंट। कितना मस्त खेल रहे हैं ये। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%, therefore 250 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 2.5%। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपका रिवर्स रेपो 2.5 है। रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में डिफरेंस है 1 पॉइंट, कितना है? 2.5 का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर रिवर्स रेपो 2.5 है, रेपो और रिवर्स रेपो में 2.5% का डिफरेंस है, तो रेपो रेट कितना हुआ? रेपो रेट बताओ सर, रेपो रेट कितना होगा? 6.5 आई नो इट्स द आंसर, पर आप मुझे रेपो रेट बताओ। सर रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट 2.5 है और रेपो और रिवर्स में 2.5 का डिफरेंस है, तो ऐड कर दो 2.5, 5। आरबीआई इंक्रीज रिवर्स रेपो बाय 150 बेसिस पॉइंट, यानी नया रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया? 4%। तो नया रेपो कितना हो जाएगा? 4 + 2.5 दैट इज 6.5। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। ओ मनप्रीत, बहुत अच्छा। द 5 प्राइवेट बैंक एंड 2 नेशनलाइज्ड बैंक टुगेदर इशूड 2000 करोड़ टू जकाती लिमिटेड। है कहां से नाम लगते हैं? जगती लिमिटेड, फॉर ऑपरेटिंग अ राइस मिल इन 10 रूरल एरिया। वॉट आर दिस काइंड ऑफ लोन विथ मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व कॉल्ड? मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल देता है। इनफैक्ट मैंने अमाउंट भी 2000 करोड़ ही लिया था। बताएंगे आप? सर जब झुंड में, समूह में ये लोन देते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड, इसको बोला जाता है सिंडिकेटेड लोन। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज? सो सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर किस में देते हैं अपन? बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, एग्रीकल्चर में? तो अभी भी बहुत लोगों को बुक्स मिल रही है। जैसे ही किसी को बुक मिलती है ना, मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, नाम नहीं आता है। प्रोग्रेशन, प्रोफेशन, यस प्रोफेशन। सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड
asset ownership, location, etc. form part of which environment? Demography, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल. एलिमिनेशन थ्योरी अप्लाई करो. डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो तुक्का मत मारो, पहले एलिमिनेशन थ्योरी निकालो. 91 हो गया. 91 इज प्रोफेशन. सर देखो, रेस, एज, इनकम, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये टोटली पॉपुलेशन की बात कर रहे हो. जहां पॉपुलेशन की बात हुई और डेमोग्राफी आ जाता है. ठीक है. इनकम, एज, एजुकेशन बैकग्राउंड, एसेट ओनरशिप, लोकेशन, ये सारी चीजें डेमोग्राफी में आते हैं पॉपुलेशन की. इकोनॉमिक नहीं आ सकता. मेरे को बता, इकोनॉमिक को, जो ध्रुव बोल रहा है इकोनॉमी को रेस से क्या लेन देन, इकोनॉमी को एज से क्या लेन देन, इकोनॉमी को तुम्हारी लोकेशन से क्या लेन देन, ना ही टेक्नोलॉजी को इन चीजों से लेन देन है. ओके. इन 2008 सेंचुरियन बैंक वाज एक्वायर्ड बाय, ये भी मैंने आपको बताया है. इनफैक्ट मैंने मैराथन के अंदर भी आपको टिक करवाया है. टाइम्स बैंक, सेंचुरियन बैंक, एक ही बैंक है जिसने एक्वायर किया, वो मर्ज हुआ. I need answer of 93. Armane. Yes. ये सबको अक्वायर करने वाला HDFC बैंक है. Government organization were operating at really poor profit margin and insignificant aim and mission. What brought about a change in their ownership and operation? Very good, you all know answer. That's really impressive. Yes, the answer is B, privatization. Ownership की बात कर दी ना, privatization. Which of the following does SEBI not cater? SEBI किस चीज़ का ख्याल नहीं रखता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर, सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी. तो SEBI 3 लोगों की रक्षा करता है. सिक्योरिटी जो इशू करता है, जो इशू होता है बीच में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने वाला इंटरमीडियरी, और लास्ट वन इज इन्वेस्टर, खरीदने वाला, बेचने वाला, बिकवा कर देने वाला. इन तीनों पर ही तो कंट्रोल रहता है. गवर्नमेंट से क्या लेन देन उसको. ओके. अ पोजीशन व्हेन अ पर्सन एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे द लायबिलिटी इज कॉल्ड एज पॉवर्टी, रिस्क एडजस्टमेंट, पे ऑफ, इंसॉल्वेंसी. Correct. It's insolvency. Okay. Which of the following is not a domain or characteristics of BCK? So BCK के 3 डोमेन है. BCK is vast, BCK is eclectic and BCK is ever evolving and expanding. तो क्या नहीं है, चेक कर लेते हैं. BCK is independent, तो ये आंसर इज ए. पर बाकी के पढ़ लेते हैं. BCK is ever expanding, ये तो है. BCK is vast, yes. BCK is eclectic यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, yes. 3 है यानी द आंसर इज ए. While analyzing technological environment, which of the following is considered? ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ये 5वां ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको तंग कर सकता था. वाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है. समझो आप अपनी कंपनी में, अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, तो कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए. यानी कि आप आइडेंटिफाई कर लो किस पे ध्यान जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली किस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए वो आ जाएगा. मुझे एक बात बताओ, क्या हमें
टेक्नोलॉजी लाते समय उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ या ना में आंसर देंगे। सर हमें ऑब्वियसली कैपिटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। करंट टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए। पता चला आने वाली टेक्नोलॉजी से सिर्फ मार्जिनल थोड़ा सा ही आउटपुट चेंज होगा, करंट टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, तो फिर हमको कोई ज़रूरत ही नहीं नई टेक्नोलॉजी को, तो करंट टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अपकमिंग टेक्नोलॉजी रेलेवेंट टू बिजनेस, ऑब्वियसली आने वाली टेक्नोलॉजी पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। द रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी, कौन क्रिएट कर रहा है उस पर ध्यान मत दो, ठीक है, कौन क्रिएट कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। वाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, बाकी तीन चीजें कंसिडर करते हैं, ये नहीं करते। नेक्स्ट, हु इज द करंट CFO ऑफ टाटा सन्स? I need the answer. We are on 99. का कोई बोल रहा है ए, कुछ आ रहे हैं बी, कुछ आ रहे हैं सी। ए बी और सी आ रहा है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, और हमारे चार्ट्स में ऑलरेडी कवर्ड है ये। तो ये मैंने आपको कल ही बताया था मैराथन के टाइम कि आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देखो भैया सर इस बार BC के थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लास्ट टाइम पढ़ लीजिएगा। सर DP हो सकता है, रिलेशन होंगे तभी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। चैतन्य अगर वैसे जाएंगे तो डी भी हो सकता है। चैतन्य का क्या कहना है? चैतन्य कह रहे हैं कि सर रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो। सर हमको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के टाइम पे हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में किस कंट्री के साथ रिलेशन है, अब तो ये बहुत पर्सनल बात आ गई। और हमारे सब्जेक्ट का नाम है BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कमर्शियल नॉलेज चाहिए यहाँ पे, तुम पर्सनल रिलेशन की बात कर रहे हो कि उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं या नहीं है, तो क्या यार वो चीज़ पे नहीं जाओ आप। BCK में वो चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज यूरिक नॉरिश कपाड़िया। गॉट इट? तो यूरिक नॉरिश कपाड़िया इज द आंसर। लास्ट हम देख लेते हैं, सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, ब्रांड लॉयल्टी। बताइए। यस, टेल मी। नटराजन चंद्रशेखरन तो नहीं है उसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ यूरिक नॉरिश कपाड़िया, यूरिक। यस, द आंसर इज इकोलॉजी आ गया ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इकोलॉजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड MTP 2020। जितने भी मेरे इसके अलावा मैराथन हुए हैं वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, जितने मैराथन्स हुए हैं या फिर जितने MCQ डिस्कशन हुए हैं, सारी चीज़ें आप डिटेल में देखकर प्लान कर लीजिएगा, ताकि 1 से 1.5 दिन में आप इको BC के पूरा का पूरा निपटा दें। अब ये मैराथन हम यहाँ पे एंड करते हैं, मैराथन नहीं सॉरी MTP डिस्कशन वी आर गोइंग टू एंड इट हियर।